दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दोस्तों, जो आपका सीटेट परीक्षा जुलाई में होने वाली है उसके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम होंगे दोस्तों, जिसमें बाल विकास से प्रश्न आते हैं, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कि पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखे गए शब्दों के बोध के द्वारा, मूर्त चिंतन द्वारा। तो पियाजे के अनुसार, पियाजे दूसरे दोस्तों उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए थे। पहला चरण जो था दोस्तों संवेदीगामक अवस्था था, दूसरा जो था उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, तीसरा जो था वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा जो था वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जन्म से लेके कहने का मतलब है 0 से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा जो होता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ज़्यादा सीखता है। जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा होता है उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। कोई चीज़ अगर दोस्तों आप छिपा देंगे तो उसको वो खोज लेता है, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण कहा जाता है। तो बच्चा जो है इसमें जो है वो इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था में जैसे बच्चा आता है तब से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, सबसे गहरा और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के दौरान, वयस्कता के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो सबसे गहन और महत्वपूर्ण जो समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। ठीक है, और इसमें बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा अधिक मात्रा में कल्पना करता है। ठीक है, और इसी अवस्था को, किशोरावस्था को ही स्टेनहाल ने संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी कहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें अपना काम करने में मजा आता है, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई बात कहने या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो आंतरिक रूप से प्रेरित है तो खुद से पढ़ाई करेगा, खुद से जो काम उसका रहेगा वो खुद से करता रहेगा। ठीक है, उसे अपना काम करने में क्या होता है, मज़ा आता है। अगर आंतरिक रूप से प्रेरित है, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा भी महसूस करते हैं, वो काम करते रहते हैं और खुद से मोटिवेट भी होते रहते हैं और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करना एकदम पसंद होता है। ठीक है, लेकिन वे हमेशा सफल होते हैं ये बात सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंडित करना, उन पर ध्यान नहीं देना। तो एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के, प्रतिभाशाली बालक है और उसका उत्थान करना मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा प्रयास करना चाहिए? उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल वैसे दोस्तों, उन पर क्यों ध्यान नहीं देंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो आप सभी बच्चों पे समान रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, उन्हें दंडित करेंगे। प्रतिभाशाली है तो दंड देने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पढ़ाने की धीमी गति, पढ़ाने की धीमी गति से जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो ऊब जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग करने की जरूरत होती है, विशिष्ट कक्षाएं और उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि कौन सा छात्रों में अधिगम कठिनाई का उदाहरण नहीं है? कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, सामान्य सीखने की प्रेरणा, संक्षिप्त संकल्पना को समझने में कठिनाई, समस्या समाधान में कमजोर।
तो अधिगम कठिनाई का उदाहरण देखिए दोस्तों, पहले आप जान लीजिए कि अधिगम कठिनाई का उदाहरण क्या है। कि कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, जैसे बच्चा है कि सिर्फ किसी चीज़ पर कुछ समय के लिए ही ध्यान दे पाता है, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो कुछ समय पढ़ाई करता है उसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको अधिगम में कठिनाई होती है। संक्षिप्त संकल्पना को समझने में, कोई चीज़ संक्षिप्त में लिखा रहता है, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है या सही बच्चा है तो क्या करता है, उस चीज़ को सीख लेता है। लेकिन जिन बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है, वो कोई चीज़ संक्षिप्त लिखा रहता है उसको भी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान खोज नहीं पाते हैं, उसमें भी उनको कठिनाई होती है। ठीक है, समान सीखने की प्रेरणा, ये जो समान सीखने की प्रेरणा है दोस्तों, ये अधिगम को बढ़ावा देती है, न कि अधिगम में कठिनाई का कारण बनती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। छात्र विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, विकास से वृद्धि होती है, विकास परायत्ता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। तो अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति जो है विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। तो जान चलिए दोस्तों, विकास जो होता है प्रायत्ता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। कहने का मतलब है खाने की चीज़ें या उसको चलने के या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सारी चीज़ें जो होती हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूसरे के ऊपर स्वायत्तता मतलब स्वयं के ऊपर निर्भर होता चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, इरफान जो है एक बच्चा है, कहने का मतलब जो बच्चा है वो खिलौने को तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चा है, क्योंकि वो खिलौने तोड़ने के बाद उसके हर एक पुर्जे को देखने की कोशिश करता है कि क्या कौन सा क्या है। ठीक है, तो उसकी जिज्ञासा जो प्रकृति है उसको हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और उसको जो क्षमता है उस चीज़ को, उसको एक सही दिशा देने की, उसकी जो ऊर्जा है उसको एक सही दिशा प्रदान करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बच्चा अगर कोई जिज्ञासु है या कुछ जानने की जिज्ञासा कर रहा है तो उसकी जिज्ञासा कोशिश की जाए कि तत्काल, जब विद्यार्थी किसी चीज़ को जानने की कोशिश करे तो उसकी जिज्ञासा को तत्काल शांत करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत दोस्तों कोई भी बालक हो सकता है, चाहे पिछड़ा हो, प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, ये सभी बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। कहा गया है ना, प्रत्येक बालक जो होता है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक बालकों की सोचने समझने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है सब क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो सभी पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक सभी क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्चा संभव है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, स्वयं में विशिष्ट है। कहने का मतलब है कोई भी दो विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, उनकी योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी जो रुचियां होती हैं, मतलब किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है, और उनकी प्रतिभाओं में भी समानता नहीं होती। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर या समाकलन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों जो सीखने में निःशक्त बालक हैं दोस्तों, उनको शिक्षा के लिए एक ही प्रावधान है कि उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा
शिक्षा प्रदान की जाए। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा जो होती है सभी बच्चों का स्वागत करती है बिना किसी भेदभाव के। कहने का मतलब सभी बच्चों के लिए उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6वीं कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम होने लगी। वह बच्चा है, मंदबुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है या मूढ़ है। तो एक बच्चा जो है वो कक्षा 6 तक बहुत अच्छा था पढ़ने में, ठीक है, उसके बाद इसे 7वीं कक्षा में जाता है तो उसकी उपलब्धि जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कहने का मतलब है ये शैक्षिक दृष्टि से क्या है, वो पिछड़ा बालक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, होता है, समस्यात्मक बालक है, मतलब एक अच्छा बालक है। कहने का मतलब है कि एक बच्चा है जो कि हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है और वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये समस्यात्मक बालक नहीं है। ठीक है, वह कैसा बालक है, प्रतिभाशाली बालक है जो हमेशा नई नई चीज़ों को खोजने और सीखने के लिए प्रेरित है और नई नई चीज़ों को खोजता रहता है। ठीक है, और जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं कि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब खुद से कोई निर्णय ले सकते हैं और उनको जो सामान्य कक्षा से अलग थोड़ा उनको सामान्य कक्षा में दोस्तों अगर उनको धीरे धीरे वही चीज़ पढ़ाई जाती है तो उनको उबर होने लगती है, उनको थोड़ा से अच्छे पाठ चर्चा की जरूरत होती है और उनका जो IQ या मन उनका जो बुद्धि लब्धि होता है 140 के ऊपर होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का, अंतर संबंध का, निरंतरता का, सामान्य से विशिष्ट का। तो सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ना बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को जो सीखने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रुचियाँ या उनकी समझने की क्षमता, ठीक है, तो हर चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। इसलिए सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना जो है उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, कहने का मतलब विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। पहले आपका कुछ विकास शैशवावस्था में, कुछ बाल्यावस्था में, कुछ किशोरावस्था में, इस तरीके से कह सकते हैं कि विकास जो है क्या है, निरंतरता का सिद्धांत पालन करता है। अंतर संबंध का, विकास के दोस्तों जो प्रत्येक पहलू होते हैं सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं।